अगर आज हम सुकून का जीवन जी पा रहे हैं तो ये बलिदान है उन वीर जवानों का जो देश की सीमा पर रहकर हर पल अपनी जान की फिक्र किए बगैर हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। इसका एक उदाहरण है कारगिल का वह युद्ध जिसमें हमारे वीर जवानों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमें एक ऐसी जीत हासिल करवाई जिसके लिए हमेशा ही हम उनके कर्जदार बने रहेंगे। ऐसे वीर जवानों को हमारा शत शत नमन। नमस्कार, मैं सुनीता ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम जय हिंद में। 26 जुलाई जिसे हमने कारगिल दिवस के रूप में भी मनाया और इसी उपलक्ष्य में आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसे हम समर्पित करते हैं उन्हीं जवानों के नाम जिन्होंने सीमा पर खड़े रह के अपना खून बहाकर हमारे देश की सुरक्षा की। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर श्री राजीव ठाकुर जी, और जो कि एनसीसी में तैनात हैं बतौर ग्रुप कमांडर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूँगी जो आपके सफ़र के बारे में कि किस तरह से कब आपने डिसाइड किया कि आप आर्मी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद आपका जो सफ़र रहा आर्मी में वो कैसा रहा? मैं हिमाचल का ही रहने वाला हूँ और एक छोटे से गांव ऊना में, वहाँ पे मेरा गांव बल करके है जहाँ से मैं आता हूँ। बचपन में हम गांव में स्कूल में पढ़ते थे और उसमें हमें हमारे वहाँ पे एक गुरुजी होते थे जिन्होंने हमारा टैलेंट पहचाना और वो बहुत सारे ऐसे बच्चों को एक सैनिक स्कूल की तैयारी के तौर पे ट्रेन करते थे बिना किसी कुछ लिए। तो उनके जरिए बहुत सारे बच्चे, श्री देवीदास पटियाल जी उनका नाम है, जो आज बड़े बड़े ओहदों पे गए हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा उनको टीचिंग दिया। उनके जरिए हम सैनिक स्कूल में हमने प्रवेश पाया और उस टाइम पे हिमाचल में सैनिक स्कूल नहीं होता था, तो मैं पंजाब कपूरथला में पढ़ा हूँ। वो सैनिक स्कूल की जो ट्रेनिंग होती है वो आर्म फोर्सेस के लिए ही ट्रेन किए जाते हैं। तो वहाँ से हमारा आर्म फोर्सेस का जो है एक सफ़र स्टार्ट हुआ और फिर मैं एनडीए और आईएमए के जरूर 11 मराठा लाइट इन्फेंट्री में मेरे को कमीशन ऑफिसर के तौर पे जो है मेरे को कमीशन मिला। और एक बहुत होनहार और बहुत ही अच्छी यूनिट इंडियन आर्मी की, जिसने हमें आगे और बढ़ने में, और उन्होंने अपने आप बहुत शौर्य के काम करके पूरी यूनिट ने बहुत नाम कमाया है इसमें। जी सर, जैसे कि जो हमारी सिविलियन लाइफ होती है बहुत डिफरेंट होती है और उसके बाद जब हम आर्मी में जाते हैं जो उनका डिसिप्लिन होता है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है। तो किस तरह से आपके लिए, आप आर्मी स्कूल में पढ़े तो आपके लिए तो पहले से वो ट्रेनिंग रही होगी, पर वो अनुभव कैसा रहा आपके लिए? एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है वो, क्योंकि आपको ज़िंदगी में ये चीज़ सिखाता है कि आपने कैसे एक डिसिप्लिन लाइफ, जो आपकी डिसिप्लिन लाइफ होती है वो आपके हर चीज़ पे उसका असर होता है। जैसे अभी आप कोरोना का ही ले लो तो उसमें कहा जाता है कि आपकी अच्छी सेहत होनी चाहिए, अच्छा आप आदेशों का पालन करो, सब करो, तो ये एक अच्छी इम्यूनिटी लो। तो डिसिप्लिन लाइफ अगर आपकी है तो शायद ये सब चीज़ें आपके अंदर जो है अपने आप आ जाती हैं। जी सर, जैसा कि मैंने कहा कि आप गैलेंट्री अवार्ड विनर भी रहे हैं, तो उस अनुभव को आप किस लिए आपको वो अवार्ड मिला और हमारे दर्शकों के साथ वो अनुभव आप साझा कीजिए। जी, जैसे मैंने बताया कि मैं 11 मराठा लाइट इन्फेंट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस यूनिट का मैं एक हिस्सा हूँ। एक बहुत ही होनहार बटालियन है और 2001 में हम जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में डिप्लॉयड थे और वहाँ पे हमारा मेन काम था कि टेररिज्म के अगेंस्ट में ऑपरेशंस करना। हमारी यूनिट ने वहाँ पे एक बहुत अच्छा काम करके बहुत सारे टेररिस्ट को मारा था और हमें उसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो सबसे बड़ा यूनिट साइटेशन होता है किसी भी यूनिट को बहुत अच्छा काम करने के लिए, वो यूनिट को मिला था। तो उसी में एक ऑपरेशन के दौरान हमने काफ़ी मिलिटेंट्स को मारा और उसके लिए मेरे को जो है गैलेंट्री अवार्ड मिला था। जी, अगर बात करें कारगिल की तो आपको भी कारगिल में सेवाएं देने का अवसर मिला था। किस साल के दौरान आप वहाँ पर थे, कब पोस्टेड थे आप वहाँ पे, और वहाँ का आपका जो अनुभव था वो कैसा था? मैं 2016 में जब अभी ब्रिगेडियर रैंक पे था तो कारगिल में तो नहीं, परंतु मैं लेह के इलाका में वहाँ पे गया था, परंतु किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए मैं कारगिल का पूरा इलाका देखने का मुझे जो टास्क मिला था, जिसमें हमने वहाँ पे कुछ महीने बताए थे। और उस जगह पे जब हम गए थे तो उसकी मिट्टी में जब हमने पैर रखा तो अपने आप एक रोंगटे खड़े होते थे कि यहीं पे हमारे कई शहीद अपनी देश की रक्षा करते करते, जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए इस देश की रक्षा की थी। बहुत ही अच्छा जो है एक अनुभव है उस जगह का। जब भी मैं जाता हूँ या कोई भी वहाँ पे जाए तो ये रोंगटे खड़े करने वाली
अगर हम कारगिल युद्ध के बारे में बात करें तो NH-1D जो हमारा हाईवे है उसकी जो इम्पोर्टेंस है सुरक्षा की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है, और साथ ही जो कारगिल पूरा डिस्ट्रिक्ट उसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। इससे पहले मैं आपको कारगिल डिस्ट्रिक्ट या NH नेशनल हाईवे 1 डेल्टा के बारे में बताऊं, थोड़ा सा मैं इसके दर्शकों के सोच के लिए मैं बताऊंगा कि जो जम्मू कश्मीर पूरा एक रीजन है जी। वो 3 भागों में डिवाइड होता है। जी। इसमें जो कुछ एक जो रेंजेस होती हैं, ये एक जियोग्राफिकल डिवीजन हो जाता है। इन रिजेस के ऊपर कुछ एक ही जगहों पे जहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एक बनिहाल पास है जिसमें हमारा एक टनल बना हुआ है, तो 12 महीने वहाँ पे हमारा आना जाना हो सकता है इसकी वजह से। उसी तरह से पीर पंजाल रेंज और हिमालयन रेंज के बीच में जो है ये पूरा वैली, कश्मीर वैली जिसको हम कहते हैं, ये पूरा वैली उसके अंदर स्थित है। और जो ये जो मैं हिमालयन रीजन की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक जोजिला पास है जिसके थ्रू फिर से हमारा जो NH नेशनल हाईवे 1 डेल्टा जो इसके ऊपर से गुजरता है, और वो आगे कराकोरम रेंज जो ईस्ट की तरफ पड़ जाता है, जिसके साथ हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ भी उसमें हमारा मिलाप होता है और एक तरफ पाकिस्तान के साथ भी होता है। तो ये पूरे इलाकों को ये कनेक्ट करता है। परंतु ये जो जोजिला पास है, इसके ऊपर से जब रोड निकलता है, यहाँ पे टनल नहीं है। तो यहाँ पे 12 महीने आने जाने का जो है साधन नहीं हो पाता, क्योंकि जब बर्फ़ गिरता है तो अक्टूबर से लेके अप्रैल एंड मई तक ये रास्ता बंद होता है। और इस रास्ते को जो मेन जो आवाजावी या व्हीकुलर मूवमेंट हो सकती है, वो 5 से 6 महीने या का ही टाइम होता है जब वो वहाँ से हम किसी भी तरह की मूवमेंट कर सकते हैं। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए जो कारगिल का, जैसे आपने पूछा कि क्या महत्व है, कारगिल जो पूरा अगर आप देखे जाए, जो ये जो जोजिला पास मैंने बताया जो हिमालयन रेंज है, इसके ईस्ट में ये पूरा लद्दाख का एरिया, जो 3rd मैंने आपको बताया था लद्दाख का एरिया आ जाता है। ये इसमें एक ईस्ट लद्दाख है और वेस्ट लद्दाख। कारगिल वेस्ट लद्दाख का हिस्सा है, और इसमें जो पूरा जैसे द्रास, कारगिल, बटालिक के इलाके इसमें आ जाते हैं जो आगे जाते हैं, और ईस्ट की तरफ जो है लेह का जो है एरिया आता है, जहाँ पे जैसे मैंने कराकोरम रेंज वगैरह बताया था वो आ जाता है। अभी अगर आप इसको देखें, पूरा जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है पूरे कारगिल का, ये एक बहुत ही मुश्किल टेरेन है, जहाँ पे एक साधारण आदमी को रहना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची हैं जो 10,000 11,000 से स्टार्ट होती हैं और 15, 16, 18,000 तक चली जाती हैं। और इस इलाके में पेड़ों की लाइन बहुत कम है या नहीं है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने इस साइचिन के बारे में आप जानते ही होंगे, वो इस इलाके में है और वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है, जो एक तरफ जो जैसे चाइना का इलाका है हमारा, एक तरफ पाकिस्तान का इलाका है, तो उन इलाकों के ऊपर पूरा स्ट्रेटेजिकली जो है डोमिनेशन करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इलाका है। अब साइचिन का भी जो जैसे जब 47-48 में हमारा युद्ध हुआ, तो कुछ एक जगह जैसे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तान ने जो कब्जा किया था उस टाइम पे वापस नहीं किया, और एक लाइन ऑफ कंट्रोल के तौर पे वहाँ पे बन गया। 71 की लड़ाई के बाद फिर कई ट्रीटीज़ हुई थी, जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो पूरे नक्शों में शामिल है, उसमें आपस में उसको डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा जब तक कोई उसका डिप्लोमेटिक हल नहीं मिलता है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए जो है पूरा कारगिल में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड रहते हैं। और ये जैसे मैंने बताया कि ये एरिया बहुत अहम वाला है, जैसे पूरा उस इलाके में ऊंचाइयों की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे हम पूरे इलाके पे नज़र रख सकते हैं, और आगे ईस्ट की तरफ जो है हमारा चाइना के साथ भी बॉर्डर है, उसके साथ भी हमारा जो है इसके थ्रू ही, इस नेशनल हाईवे 1 डेल्टा के थ्रू ही हमारा आना जाना होता है। और जितने भी आर्म फोर्सेस के लोग वहाँ पे या वहाँ सिविल के जो लोग जो रहते हैं, उनका पूरा मेंटेन करना, जो लॉजिस्टिक जैसे कहते हैं, उनका खाना पीना से लेके राशन तेल से लेके उनका आना जाने का, वो पूरा इस नेशनल हाईवे 1 डेल्टा के जरिए जो होता है ये। सर, अगर युद्ध की शुरुआत की बात करें तो किस तरह से हमारे जवानों तक सूचना पहुंची थी कि कुछ घुसपैठिए जो है वो आ चुके हैं सीमा के अंदर, और साथ ही वो कितना अंदर तक घुस चुके थे? 99 में अगर आपको याद होगा तो वो एक ऐसा दौर था, 2-3 चीज़ें थी उस टाइम पे, कि पाकिस्तान काफ़ी हमारी कश्मीर वैली में जो मैंने बताया उसमें इंसर्जेंसी
फैला रहा था 90s ऑनवर्ड से। और जब जो अफ़गानिस्तान जहाँ पे रशिया का युद्ध हुआ था, वहाँ से रशिया वापस चला गया था, और जो वहाँ के अफ़गान मुजाहिद थे उनको भी उन्होंने जो है, और काफ़ी फंड जो उनको यूएसए वगैरह से मिले थे, वो वैली की तरफ डाइवर्ट किए। परंतु हमारा जो आर्म फोर्सेस की एक बहुत सूझबूझ और बहादुरी की वजह से 96-97 में ये जो मूवमेंट चली थी बिल्कुल ख़त्म होने के, लाइक इसमें कश्मीर की पब्लिक का भी बहुत साथ आर्म फोर्सेस को मिलता था उसमें। और ये एक पाकिस्तान को थोड़ा खतरे का घंटी नज़र आ रहा था कि ये तो जहाँ पे वो उसको अपने कब्जे में करना चाहते हैं, इंसर्जेंसी पैदा करके, वो हमने उसको इम्प्रूव कर दिया था। उसी तरह से वहाँ पे इलेक्शंस के बाद में गवर्नमेंट आई थी, नई गवर्नमेंट नवाज शरीफ का, और हमारे यहाँ पे वाजपेयी साहब का गवर्नमेंट था। इन आपस में बहुत मैत्री का जो है वो चल रहा था। और कोई भी अच्छा काम जब इंडिया और पाकिस्तान में मैत्री का होता है, वो उनके आर्म फोर्सेस को अच्छा नहीं लगता है। तो इसको मद्देनजर रखते उन्होंने ये मेरे ख्याल से 98 अक्टूबर या कुछ ऐसे में इसके बारे में प्लानिंग शुरू किया था कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस इम्प्रूव ना हो पाए। मई के महीने में जब जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारे कई संधियाँ भी थी, तो एक संधि ये भी थी कि जब भी विंटर्स आती थी तो विंटर्स में इस इलाके से फ़ौज अपने पीछे चली जाती थी, उसी तरह से पाकिस्तान की फ़ौज भी पीछे चली जाती थी। और जब भी ये पासिस खुलने शुरू होते थे तो हमारे ट्रुप्स अपने अपनी वापस रखी, अपने जो तरीके बताए वो तरीक़ों से इन जगहों पे इनको ऑक्यूपाई करने के लिए वापस जाते थे। तो मई में अभी तक ये उस साल बर्फ़ भी ज़्यादा गिरा, अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ था कि एक शेफर्ड जो हमारे देश के थे, ताशी नाम ज्ञान उनका नाम था, वो इस इलाके में अपने भेड़ों बकरियों के साथ गए। तो सडनली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ एक लोग ऐसे हैं जो शायद इंडियन नहीं लगते या अपने फ़ौज जैसे नहीं लगते। उन्होंने इमीडिएटली खबर भेजा गया। तो इन्हीं से हमें इसका मालूम नहीं था कि वहाँ पे कौन है। तो जब एक छोटा हमारा पेट्रोल वहाँ पे गया, जो कैप्टन सौरभ कालिया के अधीन, जो वो भी हिमाचल के ही रहने वाले हैं, तो उसके क्योंकि इनकी बहुत तादाद में वहाँ पे लोग थे, तो ये हमारा पेट्रोल छोटा था, उसको इन्होंने जो है कब्जा कर लिया। और इनको जो है काफ़ी यातनाएं पहुंचाने के बाद उनके पूरे शरीर को, पूरे पेट्रोल के जो है बहुत बुरी तरह से बर्ताव करके इंडिया को वापस किया। तब तक हमारे पास खबरें आनी शुरू हो गई थी कि ये जो एक बड़ा उनका इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, और पाकिस्तान जैसे शुरू में कह रहा था कि ये मिलिटेंट्स ने इन्फिल्ट्रेट किया है या उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, बट धीरे धीरे जो पता चलने लग गया था कि जब हमने शुरू में इवन आर्म फोर्सेस ने सोचा कि शायद यहाँ पे मिलिटेंट्स ही आए, तो हमारा शुरू का जो उनके ऊपर जब हमने अटैक किए उससे थोड़ा कैजुअलिटी भी हुआ। परंतु धीरे धीरे ये पता चला कि ये तो उनकी बहुत सोची समझी और लंबी प्लानिंग के साथ इस इलाके में वो आए हैं, और ये मिलिटेंट्स नहीं, उनके आर्म फोर्सेस के लोग हैं। क्योंकि जब उनके लोग मरने लगे तो हमारे जो इंडियन आर्मी का एक ट्रेडिशन है, जब कोई आदमी मर जाता है उसके बाद जो है हम उनके साथ बर्ताव बुरा नहीं करते, जैसे इन्होंने सौरभ काली के साथ किया था। तो हमने हमारी पब्लिक जो उनके रिलीजन के हिसाब से उनको दफनाना शुरू कर दिया पूरे इज्जत के साथ। तो जब वो कार्रवाई कर रहे थे तो उनके यूनिफॉर्म में कई उनके जो है आइडेंटिटी कार्ड मिले, जो जिससे पता चला कि ये तो उनके नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोग हैं जी। तो इससे इस तरह से हमें उनके बारे में कार्रवाई का पता चला कि ये मिलिटेंट नहीं, उनकी फौज ने इस पर कब्जा किया है जी। सर, युद्ध के दौरान हमारे जवानों के सामने किन किन तरह की चुनौतियाँ थी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो बहुत ही मुश्किल एरिया है जहाँ पे आम आदमी को रहना भी बहुत मुश्किल है, और पहाड़ियाँ भी बहुत ऊंची हैं जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ का मौसम ऐसा है कि मतलब बहुत ठंडा, जो द्रास का जो एरिया है कारगिल में, वो पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे ठंडा एरिया माना जाता है। ऊपर से वो इलाका जो हमें वापस जाना था, जब खबरें आनी शुरू हुई कि दुश्मन ने आके उसको कब्जा कर लिया है, तो उसके ऊपर हमला करना और उसको वापस लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। साथ साथ में शुरू में इतना कुछ ज़्यादा खबर नहीं था, तो एक जो होता है ना कि फियर ऑफ अननोन, उस तरह का माहौल था कि कौन है, कैसा है और कैसे हम इसको जो है इसके आगे कार्रवाई करेंगे। परंतु हमारे जैसे सीनियर लीडरशिप की बहुत अच्छी सूझबूझ पर बाकी सब इंटेलिजेंस एजेंसीज के तरफ से जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी शुरू हुई, तो जो हमारे यंग ऑफिसर्स और सोल्जर्स हैं
उनकी बहादुरी का हम कभी भी मतलब उनको जो है हम सलाम करते हैं कि इतने वो बहादुर लोग हैं और उन्होंने इतने अच्छे और इतने मतलब तेज़ी से एक्शन लिए कि दुश्मन को खुद को नहीं पता चल रहा था कि उनको कैसे, क्योंकि वो अभी दुश्मन जो हमारे इलाके में आके एक बड़े पहाड़ियों के ऊपर आके बैठ गया था और जब पहाड़ी के ऊपर हमने अटैक करना है तो वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ से अगर आप कोई दुश्मन पत्थर भी फेंके तो आपको मार सकता है। यहाँ तो उनके पास बड़े आधुनिक हथियार थे और उसके ऊपर वो हमारे ऊपर निशाना लेके जो है वो जो इसके ऊपर हमारे कर रहे थे। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे पेड़ों की लाइन नहीं है, तो दिन में अगर आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी चल रहे हैं तो आपकी हरकत का पता चलता कि यहाँ पे कोई आ रहा है। तो वो एक बहुत ऐसा टाइम था कि जबकि हमें या तो ख़राब मौसम का इस्तेमाल करना पड़ता था या रात के समय ही वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करना पड़ता था। और वैसे ही ठंड बहुत होने की वजह से और भी मुश्किलें जो है उसे बढ़ जाती थी। साथ साथ में हमने ये भी इंश्योर करना कि हमारे से कम जो है कैजुअलिटीज़ हों, हम ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन के ऊपर नुकसान पहुँचा के अपने एरिया को वापस लें। तो ये बहुत सारी मुश्किलें थी उस टाइम पे, परंतु हमें बहुत गर्व है अपने जो भी चाहे सीनियर लीडरशिप हो या जूनियर यंग लीडरशिप, जिन्होंने गोलियों को सामने आते देखते देखते भी दूसरी बार नहीं सोचा और उसके आगे चलते चलते उन पे जो है दुश्मन पे बहुत भारी पड़े और पूरे का पूरा इलाका जो है उन्होंने उनसे खाली कराया, वापस लिया। जी, एयरफोर्स की भूमिका की अगर बात करें तो एयरफोर्स की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस दौरान। जहां हमारे जवान जब रात को चढ़ाई करते थे, आगे बढ़ते थे, उस दौरान दिन के समय में जो एयरफोर्स है उनकी तरफ से कार्रवाई की जाती थी। तो इनके योगदान के बारे में भी कुछ। इनका जो एक ऑपरेशन अगर आप देखें, जैसे ये बहुत मुश्किल टेरेन है, वहाँ पे एयरफोर्स का इस्तेमाल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और वहाँ के जो एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। और परंतु फिर भी बहुत सोच विचार के बाद गवर्नमेंट ने 25 से 26 मई को जो एयरफोर्स को यूज़ करने का जो इन्होंने डिसीज़न लिया, परंतु इनिशियल जब हमने यूज़ किया तो एकदम हमें थोड़ा से उसमें सेटबैक्स मिले, जिसमें हमारा एक MiG-21 को उन्होंने जो है उनके स्टिंजर मिसाइल जो USA ने उनको दी थी मुजाहिदीन को यूज़ करने के लिए, यहाँ भी यूज़ की, उसे एक हमारा एयरक्राफ्ट, एक उन्होंने हेलीकॉप्टर हमारा करा दिया और एक MiG-29 वहाँ पे क्रैश हो गया, क्योंकि वहाँ का जो इलाका ऐसा सख्त है जो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे। फिर एयरफोर्स ने अपना स्ट्रेटजी को चेंज किया, क्योंकि सरकार का भी ये हुक्म था कि एयरफोर्स LOC को क्रॉस नहीं करेगा, उसको मद्देनजर, क्योंकि जब ये फाइटर प्लेन जाते हैं बहुत स्पीड से चलते हैं तो इनको टर्निंग रेडियस से 6 से 8 किलोमीटर का टर्निंग रेडियस चाहिए होता है। फिर उन्होंने जो है परफोर्स उनको LC के पैरेलल ही चलना पड़ता ताकि वो LC क्रॉस ना कर पाए। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने स्पेशली शुरू का जो द्वारा से जब उन्होंने मिराज 2000 का इस्तेमाल किया, लेज़र गाइडेड मिसाइल के यूज़ किया और इनके जो एक लॉजिस्टिक बेसिस थे और इनका जो हेडक्वार्टर्स थे उनको टारगेट किया बटालिक के एरिया में, और जो लॉजिस्टिक बेसिस होते हैं उनसे इनका सारे एमुनिशन या राशन का जो बंदोबस्त होता है वो इनका बर्बाद करने के बाद पाकिस्तान का उसमें काफ़ी नुकसान होने लगा और उनको बहुत बड़ा हुआ है। इसके अलावा इनके हेलीकॉप्टर्स और इनके एयरक्राफ्ट जो है उस एरिया के बारे में फ़ोटोग्राफी के लिए या इंटेलिजेंस करने के लिए यूज़ होते थे, या कोई एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि पहाड़ियों में मूवमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है और सडनली हमें वहाँ पे एडिशनल मैन पावर चाहिए तो उनको रीइंफोर्समेंट के लिए इस्तेमाल किया गया या कैजुअल इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल। इस कई तरह से जो है एयरफोर्स का योगदान था और बहुत अच्छा काम उन्होंने इस इलाके में किया। जी, कारगिल युद्ध के बाद हमारे 4 जवानों को सेना के सबसे उच्चतर अवार्ड से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिनमें से जो कि 2 थे वो हिमाचल से ही ताल्लुक़ रखते थे। आप उनके बारे में थोड़ा बता दें। जी, जैसे आप जानते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा और उस टाइम पे सिपाही संजय कुमार 13 जैकरिप से रखते हैं। जैसे हमने शुरू में नेशनल हाईवे का भी जिक्र किया, तो वो जो इलाकों को जो इनको जो दुश्मन से निकालना था उस चीज़ का पॉइंट 5140 का एक जगह है जहाँ पे इनको अटैक करने के लिए बुलाया गया था और विक्रम बत्रा जी उसमें इंजर्ड भी हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने बहुत आगे बढ़ के लीडरशिप का वो दिया। We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal OAIA, and which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and
we would have got the more chaps. जब वो बीमार थे और उनके अधिकारी नहीं भेजना चाहते थे तो उन्होंने अपने आप को उसके लिए वॉलंटियर किया और वहाँ से उन्होंने कहा, वहाँ से भी हमारा नेशनल हाईवे पे कवर कर रहे थे ये। तो इस सब को जो है बहादुरी से उन्होंने लड़के अपने आप को शहीद बने वो। उसी तरह संजय कुमार जी ने जो है एक MMG जहाँ पे बहुत हैवी फायर हमारे पे आ रहा था उसको उन्होंने सिंगल हैंडली बर्बाद करके और भी कई लोगों को मारने के लिए उनको परमवीर चक्र मिला। इनकी बहादुरी पे हम हमेशा बहुत गर्व करते हैं। सर लास्ट में हमारा छोटा सा मैसेज हमारे यूथ के लिए जो आर्मी में जाना चाहते हैं। देखिए, जैसे शुरू में भी आपने ये बताया था कि कैसे आर्म फोर्सेस कर रहे हैं, तो मेरा मैसेज यही है कि जब भी आर्मी में आना है तो जॉब के तौर पे नहीं आना है। एक वो आपके में जज्बा होना चाहिए कि हमने जो कुछ भी करना है वो देश के लिए, उसके लिए चाहे हमें सबसे बड़े से बड़ा जो है योगदान भी देना पड़े। और हिमाचल एक ऐसी स्टेट रही है जहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा, हमारा पहले परमवीर चक्र भी हिमाचल के मेजर सोमनाथ शर्मा थे। हमारे जो वीर सपूत हैं उन्होंने इसका कई समय से हमें जो है इसका सबूत दिया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और इसके साथ ही हम विदा लेना चाहेंगे आप सभी दर्शकों से। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।